हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में बात किया था और कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कशन भी किया था। वहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि जब हम लोग कूलम्स लॉ को डिफाइन करते थे तो उस समय हम लोग जो बात करते थे इट इज़ ओनली अबाउट फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अब आपके दिमाग में एक बात मतलब तुरंत क्लिक करना चाहिए था या आपको सोचना चाहिए था कि अगर मान लेते हैं, बोल सकते हो कि सर अगर हम लोग मान लेते हैं कि दो से ज़्यादा चार्ज हो जाए, जैसे ग्रुप ऑफ चार्जेस हो और ग्रुप ऑफ चार्जेस के बीच में अगर फोर्स निकालना हो, तब हम लोग किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, तब क्या करना पड़ेगा, क्या तब कूलम्स लॉ क्या वैलिड रहेगा, और वैलिड रहेगा तो किस प्रकार से हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे फोर्स ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ग्रुप ऑफ चार्जेस, हम लोग ग्रुप ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे और इस ग्रुप ऑफ चार्जेस से ही एसोसिएटेड होकर हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक सिचुएशन देखते हैं हम लोग और उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक चार्ज आपको दिख रहा है, पॉइंट चार्ज है Q0, और ये कई सारे और चार्जेस से घिरा हुआ, जैसे Q1, Q2, Q3 एंड n नंबर्स, ऐसा और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उस सेंस में अगर सोचे हम लोग, तो यहां पर अब यह सवाल उठता है कि अगर इस चार्ज पर इन सभी चार्जेस के कारण अगर आपको फोर्स निकालने बोला जाए तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस चार्ज पर सभी अलग अलग चार्जेस के कारण लगने वाला इंडिविजुअल चार्जेस के बारे में बात करना पड़ेगा। तो जैसे ये इस पर फोर्स लगा रहा है, Q1 जो है इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है इस तरफ, और हम लोग क्या करते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं और इसको भी पॉजिटिव लेते हैं, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करता है, जिसके कारण यहां पर ये जो फोर्स लगा है, सपोज दिस इज F1, और इसका डायरेक्शन आपको पता होगा अलोंग द लाइन, जो लाइन दोनों को ज्वाइन करता है उसी लाइन के डायरेक्शन के अलोंग होगा, और वो टू अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, मतलब Q1 से दूर की तरफ भगाएगा। उसी तरीके से हम लोग Q2 एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, मान लेते हैं ये Q2 इस पर जो चार्ज लगा रहा है वो चार्ज को हम लोग ले लेते हैं F2, ये रहा F2। अब वैसे यहां पर एक और चार्ज पॉइंट चार्ज दिया है Q3, और ये भी मान लेते हैं इस पर रिपल्सिव फोर्स ही लगा रहा है, जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस ले रहे हैं हम लोग इसको, ये हो गया F3। और ऐसे हो सकते हैं n नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि यहां पर Q0 पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो अब आप बोल सकते हैं सर Q0 पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, इन सब सारे फोर्सेस को जोड़ दो। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि फोर्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए वेक्टर रूल को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि फोर्स में हमारे पास दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। इन दोनों चीजों के कारण हम लोग फोर्स को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, इस पर लगने वाला, इस पॉइंट चार्ज Q0 पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। तो मतलब अगर पूछा जाता है कि नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट क्या होगा, तो आप बोलोगे एफ नेट जो होता है दैट इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। और इस प्रकार से अगर n चार्जेस हैं तो n चार्जेस के लिए हम लोग का क्या लगेगा, यहां पर n फोर्सेस को हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे वो ऐड नॉर्मल एडिशन नहीं होगा, वो एडिशन वेक्टर एडिशन होगा। और वेक्टर एडिशन आपको पता है कि स्ट्रिक्टली डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के रूल को फॉलो करता है, वो नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। और ये जो चीज मैंने लिखा है ना, इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो अब आप इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ये जो चीज मैंने मैथमेटिकली लिखा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। और
मेरे ख्याल से आप बिना रटे, बिना कुछ याद किए, आप सिंपल देख के इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है। इट इज द वेक्टर सम ऑफ, देखिए क्या करें हम लोग, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। ये F1 F2 F3 क्या है, Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला फोर्स F1, ये इसके कारण इंडिविजुअल फोर्स। F2 क्या है, Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला फोर्स F2 है। F3 क्या है, Q3 के कारण Q0 पर लगने वाला फोर्स है F3। तो ये सब इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम, तो इसीलिए हम लोग इस बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है। इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू डिफरेंट चार्ज पार्टिकल और ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो अब आपको ये चीज के बारे में, ये हो गया हम लोग का ग्रुप ऑफ चार्जेस, मतलब ये पूरी तरह से बोल सकते हो मैथमेटिकल पार्ट है जिसमें हम लोग थोड़ा सा मैथ्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इस पे बात करते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन पर बात करते हैं हम लोग आगे, क्या हम लोग को और जानना है। अब आता है हम लोग के पास अगला प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है, जहां मैं वेक्टर बोला हूंगा कुछ लोगों को सांप सूंघ गया होगा कि सर वेक्टर, तो फिर वेक्टर से पीछा पड़ना है, मतलब पीछा छुड़ाने के सोचे थे लेकिन नहीं, इस बार फिर वेक्टर पीछे आ गया। चलिए, तो वेक्टर को लेकर इतना परेशान मत होइए, बल्कि मैं तो बोलता हूं कि आप इस बार वेक्टर का प्रॉपर यूज को समझेंगे, प्रॉपर तरीके से कैसे अप्लाई करते समझेंगे, जिससे आपके लिए वेक्टर कंपैरेटिवली काफी और इजी हो जाएगा, आपके समझने लायक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इनको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझने से पहले कुछ वेक्टर के रूल को देख लेते हैं जो हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, मतलब एक वेक्टर ऑपरेशन देख लेते हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं वेक्टर ऑपरेशन। हम लोग यहां पर देखेंगे वेक्टर ऑपरेशन। पहला आता है एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर में कि जब दो वेक्टर को ऐड करना है, तो वेक्टर में क्योंकि डायरेक्शन होता है और साथ में मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग यहां पर थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखेंगे आप लोग ना। मान लो ये एक वेक्टर है ए, मैं अब ए ना लेके F1 ले लेता हूं सपोज, या चाहो तो ए ही ले लो, चलो ए ले लेते हैं। ये एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये एक दूसरा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इस तरफ है, और इसको ले लेते हैं हम लोग बी, और इसका मैग्नीट्यूड को बी ले रहे हैं, और इन दोनों के बीच के एंगल को मैं थीटा से एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मतलब इनका एडिशन या इफेक्ट जो आएगा, जिसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ते थे रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, या फिर इसको बोलते थे मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का समेशन का मैग्नीट्यूड। तो हम इसे लिखते हैं किस प्रकार से, आपको ध्यान में आता होगा, इसे हम लोग लिखते थे यहां से, क्या बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बस इतना सा हम लोग का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो डायरेक्ट एडिशन नहीं होता है, कभी भी दो वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो सबसे पहले बात आपके दिमाग में आना चाहिए कि उनके बीच का एंगल क्या है, तो एंगल को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो हम लोग इस तरह से बात करेंगे। अब यहां पर कुछ और चीज आता है, बात यह आता है कि कुछ डायरेक्ट रिजल्ट आप लोग प्लीज याद रखेंगे, बिना मतलब का हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। वो डायरेक्ट रिजल्ट क्या क्या है, चलिए उस पर बात करते हैं। तो कुछ डायरेक्ट रिजल्ट ऐसा होता है कि पहला आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, पहला केस ऐसा रहेगा कि इफ, ध्यान रखेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, या वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, मतलब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप तब ये फॉर्मूला में रख के बिना मतलब का आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तब आप डायरेक्ट लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर को आप डायरेक्टली लिखेंगे a प्लस बी। देखिए मैं वेक्टर a प्लस बी नहीं लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, मतलब डायरेक्ट दोनों को मैग्नीट्यूड को जोड़ सकते हो। मतलब अगर मान लेते हैं दो फोर्स है, एक 2 न्यूटन एक फोर्स है 3 न्यूटन, तो दोनों अगर एक डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 2 + 3 डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं आप। ठीक है, ओके। दूसरा रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे, ये सब रिजल्ट पढ़ा हुआ है क्लास 11th में आप लोग का ना, ठीक। दूसरा रिजल्ट आपको याद रखना, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है
तो उस सिचुएशन में आप क्या लिखेंगे, आप तब रिजल्टेंट जो रहेगा तब रिजल्टेंट को लिखेंगे √a² प्लस b² लिखेंगे। ठीक, अब तीसरे रिजल्ट पे आते हैं। तीसरा रिजल्ट क्या है? तीसरा रिजल्ट है इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, दैट इज बोथ वेक्टर्स आर अपोजिट तो उस सिचुएशन में हमारा जो रिजल्टेंट आर रहेगा उस आर को हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करना है आपको, यहां पर कुछ भी आपको वेक्टर रूल नहीं लगाना है। अगर मान लेते हैं एक फोर्स 3 न्यूटन एक तरफ काम कर रहा है और दूसरा 2 न्यूटन दूसरी तरफ काम कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहां पर आप चुपचाप 3 - 2 = 1 कर देंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इतना वेक्टर का ऑपरेशन को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। चलिए और भी कुछ ऑपरेशन देखते हैं, और भी कुछ रूल देखते हैं जो हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। अब देखते हैं हम लोग यहां पर लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम बहुत पावरफुल थ्योरम है जो आपको आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेट न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लैमिस थ्योरम एक्चुअली में है क्या। जैसे मान लेते हैं, सबसे पहला चीज ध्यान रखेंगे, बोलता है इफ, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, बोलता है इफ 3 वेक्टर है, मान लेते हैं मैं 3 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 3 फोर्सेस, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। अगर 3 फोर्सेस का वेक्टर सम इक्वल टू 0 आता है तो हम लोग ऐसे फोर्सेस को इक्विलिब्रियम फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। अब चलिए बोलता है इफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू F3 वेक्टर, मतलब इक्विलिब्रियम फोर्सेस है। और हम लोग कुछ इस प्रकार से शो करते हैं, यहां पर ये मान लेते एक फोर्स F1 इधर काम कर रहा है, एक फोर्स F2 इधर काम कर रहा है और एक फोर्स F3 इधर काम कर रहा है, ये F3 है। ठीक, मान लेते हैं F1 का जो अपोजिट एंगल है इसको मैं अल्फा से एक्सप्रेस करता हूं, F2 का जो अपोजिट में जो एंगल दिखता है इसको मैं बीटा से एक्सप्रेस करता हूं, और F3 का जो अपोजिट साइड में जो एंगल है इसको मैं गामा से एक्सप्रेस करता हूं, दिस इज सपोज टू बी गामा। तो अकॉर्डिंग टू, अगर ये कंडीशन है, ध्यान रखेंगे ना इसमें कंडीशन है, अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि F1 का मैग्नीट्यूड बाय F1 का अपोजिट साइड दैट इज साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 का F2 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा होता है। इसको आपको अच्छे से दिमाग में रखना पड़ेगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज के बारे में भी अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। अब मान लेते हैं हम लोग n वेक्टर्स है जिसमें n वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और इन n वेक्टर्स का जो एक ही प्लेन में लाई करता है, दैट मींस दे आर कोप्लेनर वेक्टर, और इनके बीच का एंगल थीटा है जहां पे थीटा का वैल्यू 360/n है। ये मैं पूरा वर्बली बताता गया, इसको मैं अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं, कैसा समझना देखेंगे ना। देखिए यहां पर ये क्या हो जा रहा है, फोर्सेस F1 F2 F3 ऐसा के n फोर्सेस है जो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ठीक, पहला बात इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद बता रहा सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड मतलब समझ रहे हो, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन वैल्यू सेम है। ठीक है, और दो कंसेक्यूटिव फोर्सेस के बीच का एंगल मान लेते थीटा है जहां पे थीटा का जो वैल्यू है, ठीक है, वो 360/n है, 360/n है। तो ये बोलता है अगर ऐसा सिचुएशन को, कंडीशन को कोई फुलफिल कर रहा है फोर्सेस, तो आप बिना सोचे समझे सीधा लिख सकते हो एफ नेट, मतलब सभी फोर्सेस का जो नेट वैल्यू होगा वो 0 होगा। और अगेन ये भी इक्विलिब्रियम फोर्सेस है क्योंकि ये सभी फोर्सेस का सम इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि और ध्यान रखें सम मतलब वेक्टर सम हो रहा है।
ठीक है, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से दोहराएंगे। अगर n फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक, और इनके हर एक के बीच का एंगल थीटा है, दो कंसेक्यूटिव फोर्सेस के बीच का एंगल थीटा है, और थीटा का वैल्यू 360/n है, तो उन सभी फोर्सेस का जो नेट वैल्यू रहेगा वो 0 होगा। इसे ध्यान रखेंगे, ये डायरेक्ट रिजल्ट की तरह हम लोग इसको कई जगह पे यूज करेंगे। ठीक है, इसको बहुत बहुत अच्छे से दिमाग में रखेंगे। तो इतना वेक्टर का हम लोग को मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको आगे के प्रॉब्लम और आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो चलिए अब इन सभी चीजों को हम लोग अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में। सो स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।